everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. I hope you are doing well, students. In this video, we are going to understand the topics of thermodynamics, and these topics are second latent heat equation, specific heat of saturated vapors, phase diagram and triple point. So let's begin with second latent heat equation. Second latent heat heat equation ड्राइव करने से पहले हमें फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन पता होनी चाहिए। और फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन हमारे पास क्या थी? dp/dt इज इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। ये हम पिछले लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं। ये थी हमारे पास फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन, ठीक है। जिन्होंने ये लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, नीचे मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार उसको देख सकते हैं। dp/dt इज इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। L हमारे पास लेटेंट हीट इक्वेशन है, T हमारे पास टेम्परेचर है, V2 हमारे पास फाइनल जो टेम्परेचर है और V1 हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। dp/dt ये चेंज इन प्रेशर बाय टेम्परेचर है, ठीक है। हमने जब फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन ड्राइव की थी तो ये डायग्राम बनाया था मैंने, जिसके अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ए बी के अलोंग जो हमारा सब्सटेंस है वो किस में रहेगा? वेपर स्टेट में। ये हमने एक आइसोथर्मल लिया था ABCD यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के लिए, ठीक है, एट टेम्परेचर T। और इसके ड्यूरिंग हमारा जो सब्सटेंस है AB के अलोंग वेपर स्टेट में था, BC के अलोंग वेपर और लिक्विड दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था, और CD के अलोंग किस में था? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये आइसोथर्मल ABCD एक टेम्परेचर T पे लिया है। एक और आइसोथर्मल अगर मैं लूँ EFGH एट रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या ले लेंगे हम? T माइनस dt, ठीक है। इसमें भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस लिया है। EF के अलोंग हमारा सब्सटेंस किस में है? वेपर स्टेट में। FG के अलोंग वेपर और लिक्विड दोनों स्टेट में रहेगा, और GH के अलोंग हमारे पास क्या रहेगा? सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है, मैं यहाँ पर C1 स्पेसिफिक हीट ले रही हूँ, लिक्विड की, ठीक है। C1 इज स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड in contact with vapors। ऐसे ही C2 में लूंगी स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड। क्लियर? अब हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पर देखो C पे भी सब्सटेंस लिक्विड में है और G पे भी लिक्विड में है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, ऐसे ही B पे हमारे पास किस में था? वेपर स्टेट में, और F पे भी किस में है? वेपर स्टेट में। इन दोनों को मिला दूं तो हमारे पास एक क्लोज्ड लूप बन रही है, GCBFG बन रही है ना, GCBFG, ये क्लोज्ड लूप बन रही है। तो सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन करने से पहले एक टर्म आती है जो मैंने अभी यहाँ पर भी लिखी कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है हमारे पास। स्पेसिफिक हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट सम कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। ये डेफिनेशन हम बहुत बार कर भी चुके हैं। तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन अगर हमारे माइंड में क्लियर होगी तो हम इक्वेशन को इजीली डिराइव करेंगे। इससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था, जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम स्पेसिफिक हीट लेते हैं, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है? लेटेंट हीट का। वो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं अगर क्लोज लूप GCBFG लेती हूँ, तो G से C अगर हम जा रहे हैं तो सब्सटेंस किस में रह रहा है? सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में ही रह रहा है, ठीक है। लेकिन G to C में हमारे पास टेम्परेचर क्या हो रहा है? रेज हो रहा है थ्रू dt, हो रहा है ना।
T माइनस डी टी था जी पे, और C पे कितना हो गया T, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, रेज हो रहा है। तो टेम्परेचर रेज होने के लिए अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट किसकी है, लिक्विड की। तो यहाँ पर जो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होगी G2C में वो कितनी होगी, C1 dt। ठीक है, स्पेसिफिक हीट हमारी यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद हम आ गए C2B। C2B हमारे पास टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट, और जो हमारे पास यहाँ पर फेज ट्रांजिशन है वो शुरू हो गया। C से B हमारे पास सब्सटेंस सॉलिड उसमें सॉरी लिक्विड में भी रहेगा और वेपर में भी रहेगा। मतलब C2B हमारे पास क्या शुरू हो गया, फेस जो है एक फेस से दूसरे फेस में चेंज होना शुरू हो गया। तो जब एक फेस से दूसरे फेस में चेंज हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पर टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो वह यहाँ पर कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, L अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, अब अगर हम अलोंग BF की बात करें, अलोंग BF हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा बाय dt अमाउंट। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी। हीट रिलीज यहाँ पर किसकी होगी, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है और हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स क्या लिया था, C2। तो हीट रिलीज हो रही है, कितनी हीट रिलीज होगी, C2 dt, और क्या आएगा, हीट रिलीज हो रही है तो विद नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब आ जाओ अलोंग FG। अगर हम अलोंग FG की बात करें तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन अगेन फिर फेस चेंज हो रहा है F2G। F पे सब्सटेंस किस में हो गया, वेपर्स में, और F2G वेपर और लिक्विड दोनों उसमें होगा ना, दोनों फेजेस में होगा। तो F2G हमारे पास जब फेज चेंज होना शुरू हो गया और टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो हमारे पास यहाँ पर भी हीट क्या होगी, रिलीज्ड होगी। कितनी हीट रिलीज होगी, देखो L अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की थी यहाँ पर। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्नोट साइकिल से। कार्नोट साइकिल में सोर्स और सिंक का अलग अलग टेम्परेचर लेते हैं ना, जैसे ये सोर्स है ये सिंक है, वही 4 साइकिल्स ऑपरेट किए हुए हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, बस इतना ही कि यहाँ पर L अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई थी। यहाँ पर जो हीट सिंक को दी जा रही है या जो हीट रिलीज्ड होगी वो कितनी होगी, L माइनस DL। कुछ अमाउंट वर्क डन में कन्वर्ट हो गया और जो हीट रिलीज हुई या हीट रिजेक्टेड जो सिंक जो हम लेकर चलते थे कार्नोट साइकिल में वो कितनी हो गई, L माइनस DL। अगर अब मैं इस पूरे साइकिल में GCBFG के अंदर नेट हीट एब्जॉर्ब निकालूं तो क्या आएगी, नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, कितना होगा नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, C1 dt प्लस L माइनस C2 dt माइनस L माइनस DL। ठीक है, ओपन करो इसको, C1 dt प्लस L माइनस C2 dt माइनस L प्लस DL। L से L कैंसिल हो जाएगा, C1 माइनस C2 dt कॉमन ले लेना प्लस DL। क्लियर। अब जो ये नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है ये किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल। और वह वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन इक्वल है जो हमारे पास इस क्लोज्ड लूप का एरिया आएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि कार्नोट साइकिल के अंदर जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ द लूप के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमारे पास लूप क्या थी, GCBFG। ठीक है, हम यहाँ पर लिमिटिंग केस लेके चलेंगे क्योंकि G और C क्या है, बहुत ये जो हमारे पास दिख रहा है ये बहुत स्मॉल है, GC और BF। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी उसके लिए सुविधा के लिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, लूप CBGIC। ठीक है, इस जो लूप का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो वो एरिया क्या होगा, देखो यहाँ पर चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है, यहाँ पे P माइनस DP था, यहाँ पे P, प्रेशर के अंदर चेंज कितना आ रहा है DP, और वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना आ रहा है, ये मेरे पास V1 वॉल्यूम है, ये V2, वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना आएगा, V2 माइनस V1, यही आएगा। तो मेरे पास जो एरिया होता है कार्नोट साइकिल के अंदर, एरिया जो ऑफ लूप वर्क डन के इक्वल होता है, वो हम के PV डायग्राम में क्या लेते हैं, जो प्रेशर के अंदर चेंज आ रहा है और वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास इस केस में क्या होगा, वर्क डन मेरे पास होगा DP
V2 माइनस V1, और वो किसके इक्वल है, नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। तो इसको मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, dp V2 माइनस V1, ये वर्क डन आ गया। अब मैंने कहा कि इसके अंदर हमें फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन की जरूरत होती है, तो फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये थी, यहाँ पे dp V2 माइनस V1 को ऊपर ले जाओ, क्या वैल्यू आ गई, L बाय टी डी टी। ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा L बाई टी डी टी इज इक्वल टू C1 माइनस C2 डी टी प्लस DL। इस DL को इस साइड ले आओ, L बाई टी डी टी माइनस DL C1 माइनस C2 डी टी, और अगर हम C1 माइनस C2 लिखें तो L बाई टी माइनस DL बाई डी टी, ठीक है। और C2 माइनस C1 हमें लिखना हो तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अगर मैं C1 माइनस C2 अगर हम यहाँ पर C2 माइनस C1 लिखें तो क्या आएगा, DL बाई डी टी माइनस L बाई टी। दिस इज सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। सैचुरेटेड वेपर्स मतलब इसके बाद और वेपर्स नहीं बन सकते, ठीक है। अगर हम इन सैचुरेटेड वेपर्स को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करें अगर हम इसको एट कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पर, तो हमारे पास जो वेपर सैचुरेटेड थे वो अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हम स्पेसिफिक हीट है, इसका मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक हीट है सैचुरेटेड वेपर्स की, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। उसको हम डिफाइन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं कर सकते, तो जो स्पेसिफिक हीट है सैचुरेटेड वेपर्स की, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो सैचुरेटेड हीट है हमारे पास वेपर्स की, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास ऑफ वेपर्स थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सो दैट हमारे जो वेपर्स हैं वो क्या रह सके, सैचुरेटेड रह सके, ठीक। अब हमारे पास हमने वेपर्स को क्या रखना है, सैचुरेटेड रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को सुटेबली इंक्रीज करना पड़ेगा और वॉल्यूम को प्रोपोर्शनली डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारे जो वेपर्स हैं वो क्या रह सके, सैचुरेटेड रह सके। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा जो हीट की फॉर्म में अपीयर होगा। अब हमारे पास अगर हमने वर्क डन जो किया है, अगर वो वर्क डन इक्विवेलेंट है टू द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास ऑफ वेपर्स थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हीट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और उन केसेस में जो स्पेसिफिक हीट है सैचुरेटेड वेपर्स की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो जब हम क्या करेंगे कि या तो जो वर्क डन है वो क्या होगा, लेस होगा, या वर्क डन ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर जो केसेस अराइज होते हैं कि अगर वर्क डन इज लेस देन द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास ऑफ वेपर्स थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टू कीप द वेपर सैचुरेटेड, कि वेपर आपके सैचुरेट रहें, अगर आपका वर्क डन लेस है जो हीट रिक्वायर्ड है उससे, ठीक है, तो आपको क्या करने पड़ेगा, एडिशनल हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। जब वो केस होगा कि हाँ आपको एडिशनल हीट देनी है, तो उस केस में जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट आएगी सैचुरेटेड वेपर्स की, वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अगर दूसरा केस क्या आता है, दूसरा केस आता है कि अगर हमारे पास वर्क
क्या है, ग्रेटर है देन द हीट रिक्वायर्ड। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है हीट की ताकि हम वेपर्स को सैचुरेटेड रख सकें, अगर उस हीट से ज़्यादा वर्क डन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एडिशनल हीट है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उस केस में जो स्पेसिफिक हीट आती है सैचुरेटेड वेपर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, जो पीछे हमने अभी सेकंड लेटेंट हीट इक्वेशन की है, C2 - C1 इज इक्वल टू dL/dt - L/T। ये इक्वेशन जो हमने पीछे ड्राइव की है। तो इस केसेस के अंदर आपको सब चीज़ें गिवन होती हैं, तो कई बार एग्जामिनर C1 देकर और C2 की वैल्यू पूछ लेता है। ठीक है, जब C2 की वैल्यू पूछी जाती है तो अगर आपके पास C2 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये पूछा जाता है कि क्या मीनिंग है आपके पास कि जो स्पेसिफिक हीट है वो नेगेटिव आ रही है, तो उसका क्या क्या रीज़न है जब हमारे पास ये नेगेटिव आती है, कि जो हमारे पास वर्क डन है वो क्या है, ग्रेटर हुआ है देन द हीट रिक्वायर्ड। तो उस केस में आपको एडिशनल हीट को रिमूव करना पड़ेगा। तो जब एडिशनल हीट को रिमूव करना पड़ता है, दैट्स वाई जो आपकी स्पेसिफिक हीट आती है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ये 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फेस डायग्राम एंड ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फेस डायग्राम मैंने बनाया वो वाटर के केस में है। फेस डायग्राम को हम PT डायग्राम भी बोलते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 कर्व्स दिख रही हैं, AO आइस लाइन, OB वेपराइजेशन लाइन या स्टीम लाइन, और OC सब्लिमेशन लाइन या सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्या है हमारे पास, आइस लाइन। और जनरली ये हम वाटर का केस ले रहे हैं तो इसमें आइस लाइन है। जनरल अगर हम कोई भी केस लेते हैं तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन लाइन इन जर्नल। जनरली हम उसको फ्यूजन लाइन बोलते हैं। ठीक है, किसी और केस में। सेकंड है हमारे पास वेपोराइजेशन लाइन, इसको वाटर के केस में हम स्टीम लाइन भी बोलते हैं और जनरली वेपोराइजेशन लाइन बोलते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मैंने उस दिन भी बताया था कि डायरेक्ट आपके पास सॉलिड से अगर वेपर में फेस चेंज होता है, ठीक है, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ये सब्लिमेशन लाइन है। आइस लाइन हमारे पास क्या है, AO लाइन है, और वेपोराइजेशन में OB लाइन है, और इसके अंदर OC लाइन है। ठीक है, आइस लाइन अगर इसको हमने एक्सप्लेन करना है तो हमने फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन दी थी, L/T V2 - V1। ठीक है, ये हमारे पास जो ये कर्व अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है, अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं, मैंने ये आपको पहले भी बताया था, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं ना तो वो क्या होती है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। कुछ सॉलिड्स जो हैं मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल किसका लिया था, आइस का लिया था। ठीक है, यहाँ पर आइस, हम वाटर का फेस डायग्राम ले रहे हैं तो आइस है, जब हम इसको क्या करेंगे, आइस जब मेल्ट होती है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो V2 - V1 क्या आएगा, नेगेटिव। V2 - V1 अगर नेगेटिव है तो dP/dt क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। dP/dt का नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी अगर हम इस लाइन से देखें तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, P, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं टेम्परेचर लूँ तो ये T1 होगा। ठीक है, AO लाइन ले रहे हैं ना, यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर प्रेशर ये था, यहाँ पर प्रेशर क्या है, ये प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप है हमारे पास इस लाइन का। तो और जो ये AO लाइन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, AO लाइन पे हम अगर कितने भी वेरियस पॉइंट्स ले लें, उन पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी प्रेशर या टेम्परेचर होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लिया है तो यहाँ पर आपके पास जो सब्सटेंस है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम मतलब दोनों स्टेट में होगा आपका सब्सटेंस, किसमें, सॉलिड में भी, और हमारे पास किसमें होगा, लिक्विड में भी होगा। जो आइस लाइन के ऊपर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आइस लाइन के ऊपर आपका जो सब्सटेंस है वो दोनों स्टेट के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। क्लियर, AO लाइन पे कोई भी सब्सटेंस में अगर हमारे पास AO लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम सब्सटेंस लेते हैं तो वो दोनों ही फेसेस के अंदर एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी। और इससे इधर हमारे पास आइस लाइन के
लेफ्ट में हमारे पास सब्सटेंस किस में होगा, सॉलिड में होगा, लेकिन इस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड दोनों फेसेस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेपोराइजेशन लाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेपोराइजेशन लाइन या स्टीम लाइन। वो हमारे पास क्या है, ओबी है। तो इसके अंदर क्या है, ये हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो यहाँ पर अगर मैं dp/dt लेती हूँ तो dp/dt मेरे पास क्या आएगा, L/T V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम अगर OB की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो dp/dt यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस स्लोप, ये जो कर्व है इसका पॉजिटिव स्लोप होगा, और ये आप देख भी सकते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट पॉइंट पे जाओगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ये हम रब कर देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ प्रेशर लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये आएगा, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ये है और टेम्परेचर ये है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। अगेन OB के ऊपर सब्सटेंस, OB पे जितने भी आप कितने भी पॉइंट्स ले लो, OB के अंदर आपका जो सब्सटेंस है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। मतलब आपका जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में भी होगा और वेपर फेज में भी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन कर्व OC। सब्लिमेशन के अंदर भी जो आपका स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेकर आपका जो कर्व है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब dp/dt इज इक्वल टू L/T V2 माइनस V1। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो dp/dt भी पॉजिटिव स्लोप है। और OC के ऊपर भी अगर सब्सटेंस में जो सब्सटेंस है वो सॉलिड और वेपर दोनों फॉर्म्स के अंदर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में होगा आपका सब्सटेंस सॉलिड और वेपर्स में, ठीक। अब आता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ये जो तीनों कर्व्स हैं ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, O। यहाँ पर O क्या है, ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट फेस डायग्राम के अंदर एक ऐसा पॉइंट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, जहाँ पर जो हमारा सब्सटेंस है वो को एग्जिस्ट करेगा तीनों स्टेट्स के अंदर। को एग्जिस्ट का मतलब वो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेज में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पर। मतलब ट्रिपल पॉइंट पर हमारा सब्सटेंस तीनों फेसेस में होगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेस डायग्राम एंड द ट्रिपल पॉइंट। ये फेस डायग्राम हमारे पास वाटर का है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था फेस डायग्राम फॉर वाटर, लेकिन अगर हम फेस डायग्राम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड करें तो इसके अंदर OA हमारे पास फ्यूजन लाइन है, ये वेपोराइजेशन लाइन है और ये सब्लिमेशन लाइन है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, अगर आपको याद हो तो वाटर का जब हमने केस किया था, जो उसके अंदर ये वाली कर्व थी वो इस तरह से थी, जिसका क्या था, नेगेटिव स्लोप था। लेकिन यहाँ पर ये कर्व हमारे पास किस तरह से है, ये कर्व हमारे पास इस तरह से है, ठीक है, जिसका स्लोप इसका भी पॉजिटिव है। इसका रीजन क्या है, अगर आपको याद हो तो ये वाली जो कर्व थी वाटर के केस में, जो OA कर्व थी, उसके अंदर हमने रीजन लिया था कि जो हमारे पास आइस है वो मेल्ट करने पर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। आइस मेल्ट, जब हम मेल्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको जब आप मेल्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हम मेल्ट करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं। तो इस केस में वही रीजन है, यहाँ पर OA का स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी सारा एज इट इज डिस्कस कर सकते हैं जैसे हमने वाटर का किया था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ डायग्राम से बस यही डिफरेंस ही बता रही थी, बाकी आप एज इट इज उसको भी डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, देयर इज ओनली वन ट्रिपल पॉइंट। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास, मान लो ये अभी हमने वाटर का ही फेस डायग्राम एक्सप्लेन किया था, तो ये हमारे पास क्या थी, आइस लाइन, ये हमारे पास वेपोराइजेशन लाइन और ये हमारे पास सब्लिमेशन लाइन। तो ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट करी थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रिपल पॉइंट। अब हमने इसको प्रूफ करना है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिपल पॉइंट होगा।
अब इसको प्रूफ करने के लिए हम जैसे मैथमेटिक्स में लेकर चलते हैं कि उसका अपोजिट मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो तीनों कर्व्स हैं ये एक पॉइंट पर ना मिलकर अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये आइस लाइन है ये डी पॉइंट पर, वेपोराइजेशन लाइन ई पर, और हमारे पास ये सब्लिमेशन लाइन जो है ये एफ पर कट कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया हो गया। अब देखो, अगर मैं आइस लाइन की बात करूं तो आइस लाइन से लेफ्ट साइड पर सब्सटेंस किस में होना चाहिए? सॉलिड में होना चाहिए। तो ये मेरे पास आइस लाइन है यहाँ से। ठीक है, आइस लाइन में हमारे पास, आइस लाइन के लेफ्ट साइड पे हमारा पास सब्सटेंस सॉलिड में होना चाहिए। तो ये भी सॉलिड में होगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर ये आइस क्यूब मान पड़े हैं। ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा के सारा सब्सटेंस किस में एग्जिस्ट करना चाहिए? सॉलिड में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, और आइस लाइन से राइट साइड पे हमारे पास सब्सटेंस किस में होना चाहिए? लिक्विड में। अब आइस लाइन से इस साइड पे हमारे पास सब्सटेंस किस पे होना चाहिए? लिक्विड में। तो इसके अंदर ये एरिया भी आएगा, तो ये भी लिक्विड में होगा, ये सारा भी हमारे पास क्या किस में होगा? लिक्विड में होगा। क्लियर? उसके बाद हमारे पास जो वेपोराइजेशन कर्व है इसके अंदर ओ सी से नीचे वाला हमारे पास किस में होना चाहिए? ये सारा स्टीम होनी चाहिए या वेपर्स होने चाहिए, और ओ सी से ऊपर हमारे पास क्या होनी चाहिए? सारी सॉलिड। यही था ना इसके अकॉर्डिंग। अब देखो, वेपोराइजेशन है हमारे पास, इसके अंदर इस कर्व से, ये कर्व थी ना मेरे पास ये वाली, इस कर्व से के नीचे नीचे हमारे पास ये किस में होना चाहिए? वेपर में। ये सारी जो है मेरे पास ये सारी गैस स्टेट में होनी चाहिए। तो जो हमारे पास ये एरिया आ रहा है इसके अंदर हमारे पास या तो सब्सटेंस सॉलिड में एग्जिस्ट करना चाहिए, या लिक्विड में, या वेपर में। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमारे पास इसके इधर सब्सटेंस एक ही स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, इस लाइन में हमारे पास को एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब सॉलिड और लिक्विड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड और वेपर के अंदर कर रहा था, यहाँ हमारे पास सॉलिड और वेपर के अंदर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास या तो सब्सटेंस यहाँ पे सॉलिड के, यहाँ से ये वाला एरिया जो है सॉलिड में एग्जिस्ट करना चाहिए सब्सटेंस, या फिर सब्सटेंस लिक्विड के अंदर, या फिर वेपर के अंदर। मतलब एक ही स्टेट में होना चाहिए ना इसके अकॉर्डिंग, जो हमने कर्व को एक्सप्लेन किया। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब क्या है? जो ये आइस लाइन, वेपोराइजेशन लाइन और सब्लिमेशन लाइन है, ये तीनों ही एक ही पॉइंट पे मीट करनी चाहिए, और जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि फेस डायग्राम के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिपल पॉइंट होगा, उससे ज़्यादा ट्रिपल पॉइंट नहीं हो सकते। This is all about the phase diagram and triple point. In our next lecture, we will discuss about Maxwell's thermodynamical relation. Thank you.